बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ टॉक विद एमएमसी जनरल हॉस्पिटल। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि हम अपने स्टूडियो में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के कंसल्टेंट को इनवाइट करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। आज हमने अपने स्टूडियो में आर्थोपेडिक सर्जन को इनवाइट किया हुआ है। थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर करूं कि नाजरीन, पाकिस्तान में अगर 2000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें तकरीबन 10 बच्चे लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। मतलब इनकी जो पाँव या हाथ वगैरह टेढ़े होते हैं, उनकी हड्डियों के मसले होते हैं। तो एक अहम इशू है। इसके अलावा इनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर अहमद जवाद मुफ्ती साहब टू हेल्थ टॉक एमएमसी जनरल स्टूडियो। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। थैंक यू वेरी मच लियाकत साहब कि आपने इनवाइट किया इस शो में। एमबीबीएस मैंने यहाँ पेशावर से किया था, खैबर मेडिकल कॉलेज से। और एफसीपीएस की ट्रेनिंग भी मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज से, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से की थी। फिर वहाँ 2 साल एज ए रजिस्ट्रार गुजार के बाहर चले गया था, मैं यूके चले गया था। और वहाँ क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में 2 साल की मैंने फिर फर्दर फेलोशिप की थी सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपकी लोकल और एब्रॉड दोनों एक्सपीरियंस है। जी जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं, ऑर्थोपेडिक बड़ी मेहनत की स्पेशलिटी है। इसमें कोशिश ज़्यादा करती हैं और सक्सेस रेट लोग उम्मीद भी रखते हैं। तो इस स्पेशलिटी का आपने सिलेक्शन क्यों किया? मुझे बहुत पहले से मेडिकल कॉलेज के टाइम से सर्जरी का शौक़ था। तो जब मैं हाउस जॉब स्टार्ट करा था तो मेरा माइंड ये क्लियर था कि सर्जरी की कोई ना कोई स्पेशलिटी में मैं जाऊंगा। फिर जब मैंने ऑर्थोपेडिक में टाइम गुजारा था हाउस जॉब में और देखा था कि यहाँ काफ़ी बीमार पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी सीरियस हालत में आते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से उनकी अगर टाइम पे ट्रीटमेंट की जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि ये स्पेशलिटी मेरे लिए ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, एक आजकल सुपर स्पेशलिटीज़ बहुत आम हो चुकी हैं और ऑर्थोपेडिक में भी माशाल्लाह स्पोर्ट इंजरी, स्पेन, बहुत सी सुपर स्पेशलिटी हैं। तो आपकी सुपर स्पेशलिटी इसमें क्या है? मेरे अपनी जो फेलोशिप है वो लिम्ब रिकन्स्ट्रक्शन में है और डिफ़ॉर्मिटीज़ अराउंड द नी में है, जो घुटनों के इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन 2 चीज़ों में स्पेशलिटीज़ की हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी बेहतरीन है। मतलब है कि आजकल हम देखते हैं कि ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके पाँव वगैरह टेढ़े होते जी। हैं और वो सोसाइटी में बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो आपकी तो बड़ी बेहतरीन स्पेशलिटी है। इसकी कोई सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनकी लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ थी, उसको आपने ऑपरेट किया हो या वो नॉर्मल लाइफ में दोबारा आया हो? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली रमज़ान से पहले एक पेशेंट आया था जिसका हाथ टेढ़ा था। तो बेसिकली उसको एक 10 साल पहले काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान किस्म का फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सही मैनेज नहीं हुआ था। और सही मैनेज ना होने की वजह से उसके हाथ की एक हड्डी छोटी रह गई थी। ओहो। और क्योंकि एक हड्डी छोटी रह गई थी, जो दूसरी वाली हड्डी है हाथ की, वो अपनी जगह से निकल के आगे हाथ के अंदर पहुंची हुई थी, जिससे उसको काफ़ी इशू हो रहा था। बंदा था मज़दूर और इस डिफ़ॉर्मिटी की वजह से, इस बीमारी की वजह से वो अपने काम नहीं कर सकता था। तो जगह जगह पे वो फिर रहा है, लेकिन कोई उसको ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिली है जो वो जिससे वो मुतमईन हो और जो वो अफोर्ड कर सके। तो वो आया था इधर हमारे हॉस्पिटल। तो एज अ प्रोजेक्ट ले लिया था उसको कि ऐसा पेशेंट है जो जगह जगह पे रिफ्यूज़ हुए। और हमने फिर एक 3 आवर की सर्जरी की थी उसमें। ज़बरदस्त। और इस सर्जरी में हमने जो हड्डी उसकी लंबी रह गई थी उसका एक हिस्सा काट के निकाल के, जो छोटी वाली हड्डी थी उधर हमने ग्राफ्ट किया था, मतलब उधर हमने डाल दिया था। एक्सलेंट। और दोनों को हमने प्लेट्स और स्क्रूज के साथ फिक्स किया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमीडिएटली सर्जरी के बाद मूवमेंट वगैरह उसने स्टार्ट कर ली थी। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं हॉस्पिटल में वो हेल्प कर रहे थे उसके। और अभी ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, स्टिचेस विचेस उसने हटा दिए हैं। वेट उसने अभी तक उठाना शुरू नहीं किया, लेकिन कम से कम हाथ में मूवमेंट और स्ट्रेंथ और वो वापस आनी शुरू हो गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। असल में ये एक ऐसी बीमारी है कि एक बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्कुल। वो सोसाइटी में इस तरह फिर उसके लिए
जाना, समटाइम वो फील करते हैं कि यार मैं लोगों से मुख्तलिफ हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो एक बेहतरीन आपकी जो स्पेशलिटी है। इसके अलावा लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ के अलावा आपके पास क्लिनिक में किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? एक तो ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है या जो गिरे हैं या कोई और उसकी वजह से उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, वो रूटीन में आते हैं हमारे पास पेशेंट्स। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो जिनको हड्डियों में या जोड़ों में दर्द होता है, एज रिलेटेड आर्थराइटिस की वजह से और वजूहात की वजह से भी। आपने सर जोड़ों का दर्द की बात की, बुज़ुर्ग हज़रात में या जो ओबीज़ लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो कोई एडवांस ट्रीटमेंट इसकी है भी, कुछ इस पे काम हो रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो जोड़ों का दर्द है और ख़ास तौर घुटनों का जो दर्द है, वो एक ऐसी फ़ील्ड है कि मेरे ख़्याल में ऑर्थोपेडिक्स में इतना रिसर्च और किसी फ़ील्ड में हुआ नहीं है जितना इस पे हुआ है। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हम देखते हैं पेशेंट की एज क्या है, उम्र क्या है, उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, काम क्या करता है, और पेन या जो जॉइंट में नुकसान हुआ वो कितना ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं दवाइयों से, पेन किलर्स से, फिजियो से, और सर्जिकल ऑपरेशन वाले ऑप्शंस भी हैं, और आखिरी ऑप्शन ये होता है कि हम फिर जॉइंट बदल लेते हैं, जोड़ बदल लेते हैं। आजकल टीकेआर, टोटल नी जी जी। रिप्लेसमेंट बहुत आम है और हम सुन भी रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो क्या ये एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है और ये आखिरी ऑप्शन है कि नहीं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है कि हम जो जॉइंट की जो जोड़ की सरफेस है जो दूसरे से लग रहे होते हैं उनको हम मुकम्मल काट के हटा के एक मसनूई जोड़ लगा देते हैं। ठीक है। अब इन पेशेंट्स में जो दर्द की वजह होती है वो ये होती है कि जोड़ उनका ख़राब हुआ हुआ है, हड्डियाँ एक दूसरे से लगती हैं और इसकी वजह से हरकत से उनको पेन होता है। तो ये जो दर्द का पेन की वजह है वो हम मुकम्मल हटा ही देते हैं, और इस ऑपरेशन के बाद फिर दर्द इनका ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अगर एक 10% दर्द रह जाए तो वो फिर मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। अब ये ऑपरेशन हमारे मुआशरे में थोड़ा बदनाम है और इसके एक दो वजूहात हैं। एक तो ऑपरेशन टेक्निकली काफ़ी मुश्किल है, इसके सिर्फ जो इम्प्लांट डालने के, जो जोड़ डालने की सलाहियत है वो काफ़ी नहीं है। इसमें आपने इर्द गिर्द जो सारे पट्टियाँ हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनकी बैलेंसिंग भी करनी होती है। अगर उनकी बैलेंसिंग ठीक ना हो तो फिर सिर्फ जोड़ बदलने से पेन ठीक नहीं होता है और पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फिर तकलीफ़ होती है। दूसरा, हमारे मरीज़ों की एक्सपेक्टेशन भी, उनकी जो उम्मीद है उसको भी पहले से मैनेज करना होता है। ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनका ख़्याल ये होता है कि जोड़ बदलेंगे तो वो अपने हर किस्म की एक्टिविटी पे वापस आ जाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी उम्र के मुताबिक एहतियात करनी होती है। नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ने में उनको ऑपरेशन के बाद भी इशू होगा। सीढ़ियाँ क्लाइंब करने में उनको हो सकता है कि इशू हो, क्योंकि सिर्फ उनका जोड़ ख़राब नहीं हुआ हुआ है, इर्द गिर्द उनके जो मसल्स हैं, उनकी जो पट्टियाँ हैं वो भी कमज़ोर हुई हुई हैं टाइम की वजह से और एज की वजह से। तो अगर पेशेंट्स को ये पहले बताया जाए कि ये ऑपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको तकलीफ़ है, आपको दर्द है और इससे आपका दर्द ख़त्म होगा, तो वो फिर ऑपरेशन के रिज़ल्ट से खुश होते हैं। अगर उनको ये बताया जाए कि इस ऑपरेशन से आपके सारे मसाइल हल हो गए, जिसमें ये मतलब कमज़ोर कि वो पट्टियाँ भी, नॉर्मल एज जिस तरह पहले। जैसे 20 साल की उम्र पे उनकी लाइफ़स्टाइल थी उस पे वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जितना भी हम एडवांसमेंट करेंगे, हम एजिंग जो है, जो उम्र ज़्यादा होने का प्रोसेस है, उसको हम वापस नहीं ले सकते। सही। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन डील करता है कि नहीं, इसकी अलग स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं और उनके पास पेशेंट जाते हैं? या अगर ये ज़्यादा कम्प्लिकेशन हो जाए, डिफॉर्मिटीज़ हो जाए, तो फिर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी लेट स्टेज पे आते हैं। इनिशियल स्टेज पे जब अर्ली आर्थराइटिस होती है तो उसमें दर्द की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस और एहतियात करना काफ़ी होता है उनके इलाज के लिए। हमारे पास उस स्टेज पे पेशेंट्स आते हैं जब उनको कोई सर्जरी की ज़रूरत होती है, या जब बाकी ऑप्शंस उन्हें यूज़ करके उनसे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
सही। अच्छा सर, स्टार्ट में हमने बात की आपकी सुपर स्पेशलिटी भी लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ जी। पे है और यहाँ पर केपीके में इसके स्पेशलिस्ट बहुत कम है। ये बेसिकली है क्या, इनके टाइप्स कितने हैं और ये बच्चों में ज़्यादा होता है या एडल्ट में भी हो सकता है? लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है जो दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है उसमें 4 कैटेगरीज हैं पेशेंट्स के। एक कैटेगरीज बच्चों के हैं जिनके पैदाइशी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। इस तरह बच्चे पैदा होते हैं और उनकी जो हिप जॉइंट होता है वो जगह से निकला होता है जिसको हम डीडीएच कहते हैं, या पाँव उनके अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। दूसरी जो सब स्पेशलिटी है लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक है, मतलब एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के इलाज के बाद जिनके पाँव या हाथ टेढ़े रह जाएँ या छोटे रह जाएँ या हड्डी उनकी कमज़ोर रह जाए तो उनका इलाज वो होता है। जो तीसरी स्पेशलिटी है वो ट्यूमर्स है या जो हड्डियों की कैंसर होती है और उनकी इलाज होती है, जिसकी यूजुअली अलग स्पेशलिस्ट होते हैं जो हम जनरली लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन में मैनेज करते नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग टीम की ज़रूरत होती है। और जो आखिरी और चौथी जो स्पेशलिटी है लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वो कंबाइंड इंजरीज होती हैं कि जिनको पैदाइशी कोई मसला हो, फिर बड़े हो जाएं, निगलेक्ट हो, कोई टाइम पे इलाज ना हो और अभी एडल्टहुड में बड़ी उम्र में वही पैदाइशी मसलों के कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आ रहे हैं। ये जो लास्ट आपने बात की, जो बड़े एज में हो कि उनकी जो पाँव अगर पोस्टेड और टाइम पे ट्रीटमेंट हो, तो ये यूजुअली अगर कोई आपके पास आ जाए तो यूजुअली कितना टाइम रहता है? इसकी प्रोसीजर मल्टीपल होते हैं कि नहीं, एक ही प्रोसीजर में ये ठीक हो जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मरीज़ों को मल्टीपल सर्जरीज़ की ज़रूरत होती है और डिपेंडिंग ऑन उनकी उम्र क्या है, इसमें 6 महीने से साल तक लग जाते हैं इनके पूरे ट्रीटमेंट में। क्योंकि सिर्फ उनके हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचा होता है, अंदर जो उनके रगें होती हैं और जो पट्टियाँ होती हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा होता है और हमने आराम आराम से उनको जितना नॉर्मल तक हम पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाते हैं। अच्छा सर, ये तो फिर एक गुड न्यूज़ है। अगर वो लोग जो कि अभी इस एज में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बचपन में इलाज नहीं किया जी। हो और उनके पाँव टेढ़े हैं या हाथ की साइज़ वो नहीं है, तो आपकी क्लिनिक में आ सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग जो भी पेशेंट आता है तो पहले उनके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करते हैं, उनको हम समझाते हैं, उनके हम एक्सरेज वैक्सेस करवाते हैं और जो उनके लिए सबसे मुनासिब इलाज है वो हम उनके सामने पेश करते हैं। और अगर वो विलिंग है, अगर वो ये टाइम और ये एफ़र्ट अपना लगा सकते हैं तो फिर इस पेशेंट्स को हम देखते हैं क्लिनिक में। तो इसकी सर सक्सेस रेट क्या है? कितने परसेंट पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, पेशेंट मायूस होता है कि यार मेरे पाँव टेढ़े हैं या हाथ टेढ़े हैं और अब मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ। तो एक्सपेक्टेशन कितने रख सकते हैं पेशेंट कि यार मेरी इंशाल्लाह आफ्टर प्रोसीजर में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं उनको मसला ये होता है कि वो अपने जो प्रोफेशन है, अगर वो मज़दूर हैं या कारपेंटर हैं या पेंटर हैं, वो अपने प्रोफेशन पे वापस नहीं आ सकते हैं। तो हम इतना तक उनकी सर्जरी करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल ना हो, उनका जो अफेक्टेड पाँव है वो दूसरे पाँव की तरह ना लगे, लेकिन इतना तक ठीक हो जाए कि वो अपने काम पे वापस जा सकें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हम एक कॉस्मेटिक टांग बना दें कि जो देखने में अच्छी हो, और हमारे मरीज़ भी अक्सर ये नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसी टांग हो कि वो अपने रूटीन के काम कर सकें, अपने घर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, पैसे कमा सकें। अच्छा सर, ये लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ यूरोप, बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी रेशो कम है कंपेयर टू डेवलपमेंट कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान में, तो इसकी वजह क्या है? अम, इसमें एक वजह ये है कि हमारे जो बर्थ या पैदाइश से पहले जो ट्रीटमेंट होती है पाकिस्तान में और जो पैदाइश के फ़ौरन बाद जो ट्रीटमेंट होती है पाकिस्तान में वो इतनी शायद डेवलप ना हो जितने और ममालिक में हो। दूसरे, हमारे जो पैदाइशी बीमारियां जेनेटिक्स की वजह से होती हैं, वो जो ख़ानदानों में आपस में शादियाँ होती है, कज़न मैरिजेस में होती हैं, उनमें ये ज़्यादा चांस है कि ये इश्यूज़ हों। तो बाहर कज़न मैरिजेस का भी रेट कम होता है, बर्थ से पहले ट्रीटमेंट और केयर भी अच्छी होती है और इसलिए ये डिफ़ॉर्मिटीज़ ज़रा कम होती हैं। अच्छा सर, आपकी जो एक्सपीरियंस ज़्यादातर यूके की है, तो आपने आपकी एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है वहाँ पर।
थोड़ा सा बताएं कि वहाँ की ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी पेशेंट्स का और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। वहाँ जो मैंने 2 चीज़ें नोट की थी, वो एक चीज़ ये थी कि वहाँ हमारे पास जो डॉक्टर्स के अलावा बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। वहाँ एक ट्रेंड है। ट्रेन्ड स्टाफ है। वहाँ एक डॉक्टर अगर होगा एक हॉस्पिटल में तो 20-20 नर्सेज़, फिज़ियोथेरेपिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जो स्पेशलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में अभी डेवलप हो रही हैं, वो होंगे उस पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। अ, दूसरा ये है कि वहाँ फाइनेंशियल इशू नहीं होता है पेशेंट्स को। ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंश्योरेंस या गवर्नमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट कवर कर लेती है और पेशेंट्स को इमरजेंसी सिचुएशन में ख़ास तौर पे लिमिटेड नहीं होते अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से कि जितने वो अफोर्ड कर सकते हैं उतनी ट्रीटमेंट पे वो लिमिटेड नहीं होती हैं। ठीक है सर। थोड़ा सा मुझे ये बताएं सर, यूजुअली आपके पास एक्सीडेंट के केस आते हैं, यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई फॉल होता है, तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए गांव में, फार फ्लंग एरिया में, तो वहाँ से आपकी क्लिनिक या हॉस्पिटल पहुँचने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं कि वो इससे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सके टू द पेशेंट, टू द क्लिनिक। पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पता करवाना कि है कि और कहीं इंजरीज तो नहीं है, ख़ास तौर पे सर या कमर तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि सर और कमर की इंजरीज जो होती हैं वो फ्रैक्चर से ज़्यादा सीरियस होती हैं और उससे पेशेंट की जान को भी ख़तरा हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर सिर्फ फ्रैक्चर हो और ख़ास तौर पे अगर खुला ज़ख़म हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे टांग को सीधी की जाए, जितना सीधा वो कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और कोई स्प्लिंट जैसे प्लास्टर हो गया वो लगाया जाए टांग पे कि वो हिले नहीं। और तीसरी जो बहुत ज़रूरी बात यह ख़ास तौर पे जिनके खुले ज़ख़म होते हैं वो ये है कि जितना जल्द उनको एंटीबायोटिक लग सकता है वो उनको एंटीबायोटिक लगे, क्योंकि ये एक बात है जो बाद में हड्डियों के इन्फेक्शन को रोकता है कि जितना जल्दी उनको फर्स्ट डोज एंटीबायोटिक लगी हो। अच्छा सर, आपने इन्फेक्शन की बात की। कुछ मैंने देखा भी है और सुना भी है कि सम टाइम इंजरी हो जाती है और वहाँ पर जख्म बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर सजेस्ट ये करता है कि यार आप थोड़ा सा वेट कर ले, जख्म ठीक हो जाए, फिर हम ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, आप प्रोसीजर करें। तो इसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है? अगर ये थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उसके बेनिफिट है कि नहीं, टाइम पर उसकी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हो जाए तो अच्छा है। असल में जब ज़ख़म हो और उसमें इन्फेक्शन का चांस हो और मरीज़ टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचे, तो अगर हम फ़ौरन ऑपरेशन करें, उसी दिन ऑपरेशन करें, तो उसमें फिर इन्फेक्शन का या ज़ख़म के गंदे होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक बार हड्डियों में इन्फेक्शन हो तो उसके फिर सालों के इलाज के बाद वो कहीं जाके कंट्रोल होता है। अ, अगर पेशेंट्स टाइम पे पहुँचे एक ऐसे हॉस्पिटल जहाँ ओपन फ्रैक्चर्स के, खुले ज़ख्म के फ्रैक्चर्स के इलाज होता है, तो ज़्यादातर केसेस में उसी वक्त ही सर्जरी हो सकती है। लेकिन टाइम पे पहुँचने का मतलब ये है कि 6 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल में पहुँच जाए और तैयार हों सर्जरी के लिए, जो ज़्यादातर मरीज़ इस टाइम लिमिट के अंदर आ नहीं सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट में हम ये क्वेश्चन हर कंसल्टेंट से करते हैं उनकी स्पेशलिटी के मुताबिक, कि थोड़ा सा हमें नाजरीन को ये बताएं कि वो क्या ग़िज़ा या क्या एक्सरसाइज करे कि उनकी हड्डियां मजबूत हो और वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर सकें। पहले तो अपने डाइट का ख़्याल रखना चाहिए, सब्ज़ी या फ्रूट ज़्यादा खानी चाहिए, ताकि जो विटामिन्स और मिनरल्स और कैल्शियम है उनकी बॉडी में उतनी हो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधा घंटा वॉक रोज़ाना और धूप में वॉक करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे बोन्स की क्वालिटी और हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है। ज़बरदस्त। दूध का कितना रोल है? हमने सुना है कि यार आपने डेली दूध पीना है, तो इसका कोई इफ़ेक्ट है कि इससे उसमें कैल्शियम की मकदार ज़्यादा है, क्या हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं? बच्चों के लिए मेरे ख़्याल में ज़रूरी है कि वो हर बच्चा दूध पिए जो बर्दाश्त कर सकता है दूध। एडल्ट्स में भी ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि या तो दूध पिएँ, और अगर दूध वो पी नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो वो कोई कैल्शियम की सप्लीमेंट्स इसके अलावा रूटीन में इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आपकी एमएमसी में
अवेलेबिलिटी क्या है, किस दिन किस टाइम आप अवेलेबल होते हैं? अगर हमारे नाजरीन आपके पास आना चाहे तो किस टाइम आपकी क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं? मैं रूटीन में मंडे से सैटरडे तक बैठता हूँ 2 से 8 बजे शाम के टाइम पे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम और फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन। नाजरीन, उम्मीद है हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सके। एक बेहतरीन इंटरव्यू थी, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें मिली। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम का आपने एंजॉय भी किया होगा और आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। काइंडली अगर आप किसी और स्पेशलिटी का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो काइंडली आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।